Hello everyone, Salam, Namaste, Adab, and welcome to today's event. Today we are remembering Rifat Sarosh, the poet, the writer, and the broadcaster. And this event is organized by his daughter, Professor Shahina Sarosh Khan, at our Forum Indian Diaspora, Washington, D.C. Metro. And today we are going to hear Anis Azmi, who is a theater activist, playwright, Ghalib Awardi, and a well-known literary figure in Delhi circles. Mr. Asad Raza, senior journalist. This is former editor of Rashtriya Sahara Urdu and Sahitya Academy Awardee. Dr. Shakil Akhtar Saab, who's from Mass Communication Center of Jamia Millia Islamia. And also we are going to probably hear or listen a ghazal or some kalam of Rifat Sarosh Saab by Vidushi Suman Devgan Saba. So welcome you all. And now I invite Professor Shahina Sarosh Khan to conduct the event. Professor? जी शाहिना साहब आइए अपने को अनम्यूट कीजिए. हेलो. यस जी आप अपने को जी चलें आप. नाउ यू आर कंडक्टिंग द इवेंट. थैंक यू, बेहद शुक्रिया. सबको मेरा आदाब और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मिस्टर अनीस आजमी साहब. अनीस आजमी साहब आदाब. इंडियन डियास्पोरा वाशिंगटन डीसी मेट्रो के तहत आज जो ये खुसूसी प्रोग्राम या नशिश आरसा की जा रही है, ये मंसूब है रिफत सरोश साहब के नाम. और हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में जो उनकी खिदमात रही हैं और इनफरादी तौर पर जो बहसियत शायर, ड्रामा निगार और ख़ास तौर से बैले और मंजूम ड्रामों के हवाले से, ओपेरा के हवाले से जो नाम है वो बहुत अहम तरीन नाम है, क्योंकि उर्दू में इतना काम किसी ने भी नहीं किया है जितना कि रिफत सरोश साहब कर पाए. शायरी की मुख्तलिफ जो सनाफ हैं उन पर जो उनका अबूर था, वो गज़ल हो, नज़्म हो, नाम से मंसूब हैं. और ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में एक बहुत अहम रोल था. मेरी आवाज़ आ रही है गालिबन? हेलो हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही. अच्छा, शुक्रिया. तो आज हम रिफत सरोश साहब को याद करेंगे और उसके हवाले से उस दौर का रेडियो भी हमें याद आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज सब चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं. आप तसव्वुर कीजिए, आज़ादी से पहले 1945 में गालिबन उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया था और उस वक्त हिंदुस्तान में कुल 6 रेडियो स्टेशंस थे और जो लोग काम करते थे वो इतने नामवर और मोतबर नाम थे कि आज हम सर झुकाकर बड़े एहतराम से उनका नाम लेते हैं. उस तरह की शख्सियत रेडियो से वाबस्ता थी. उस दौर के रेडियो तक जाने के लिए जाहिर है कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे जय्यद शख्सियतें थी रेडियो के अंदर. अभी भी हैं, बहुत से बाकमाल लोग हैं, लेकिन वो दौर कुछ और ही था कि और हर शख्स का बहुत ही एहतराम से नाम लिया जाता था. रिफत सरोश साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर. हम उन सब पर बात करेंगे और मैं ये खुशबख्ती है कि आज शाहिना साहिबा यहाँ मौजूद है, जो उनकी छोटी बेटी हैं, जिनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से रहा है और 14 साल गालिबन इन्होंने इंग्लिश की जो उसका सेक्शन था उसकी सरबराही की है और बहुत हर तरह के फीचर्स और दूसरे प्रोग्राम दिए हैं. उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो बहुत अहम इदारा है, उसमें रेडियो जर्नलिज्म की आप जो हैं प्रोफेसर हैं. हम चाहेंगे कि रिफत सरोश साहब की आवाज़, जो उनकी आवाज़ में जो मतलब क्या भारी भरकम मर्दाना आवाज़, खनगरज के साथ साथ जिसमें बहुत ज़्यादा नमगी भी थी और चूँकि वो शायर भी थे, तो वो उस आवाज़ के साथ अगर हम शुरू करेंगे तो ज़्यादा इंसाफ की बात होगी. तो ओवर टू शाहिना सरोश खान साहिबा.
रहे हैं आप। अब आप और मेरे ख्याल से यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं और आई रियली थैंक Indian Diaspora Washington DC Metro for organizing this event and also including me in it. And at the moment, my younger brother Naved Sarosh is also logged in. बतौर खास मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर रजीउद्दीन साहब का। मेरी कमी है कि मैंने वो सारे 125 प्रोग्राम नहीं देखे, लेकिन 12-13 देखे हैं। हम क्या कहीं, एक उनकी नज्म मुझे याद आ रही है उसकी आवाज से पहले कि रात ढलने लगी, नींद आने लगी, रात ढलने लगी, नींद आने लगी, उंगलियों से कलम छूट जाने को है, मौत आवाज देने लगी है मुझे, मौत आवाज देने लगी है मुझे, कोई है इस कलम को जो गिरने न दे, इस अमानत को जो नस्ल आदम की मीरास है मुझसे लेकर नई नस्ल को सौंप दे, मुझसे लेकर नई नस्ल को सौंप दे। जी हाँ, ये है रिफत सरोश, हम उनकी अगली नस्ल हैं और हमारे बाद भी और नस्लें हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका जो पैगाम है सब तक पहुंचाएं। और जैसे मेरे को होस्ट अनीस साहब ने कहा, हम एक वीडियो शेयर करते हैं उनका, और उनकी आवाज में ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये नात है, मैं प्ले कर रही हूँ। आपने शायद ऑडियो नहीं चेक किया था, जब शेयर करते वक्त यू हैव टू चेक ऑन द फ्लैग फॉर ऑडियो, अदरवाइज ऑडियो विल नॉट कम। ऑडियो आ रहा है? इज़हार सदाकत का जी अब आ रही। यार और आवाज बढ़ा सकती हैं तो बढ़ाइए। हुनर दे यार, अल्फाज को एजाज़ो असर दे यार, इज़हार सदाकत का हुनर दे यार, अल्फाज को एजाज़ो असर दे यार, लिखने के लिए नात उठाता हूँ कलम, लिखने के लिए नात उठाता हूँ कलम, सीनों को मेरे नूर से भर दे यारा, लिखने के लिए नात उठाता हूँ कलम, सीने को मेरे नूर से भर दे यारा। दूसरे भाई है हैरान और नजर है शजदर, हैरान है दिल और नजर है शजदर, ये मेरा कलम नूर का पैकर यकसा, ये मेरा कलम नूर का पैकर यकसा, आवाज ये आई कि मुबारक को सरोश, आवाज ये आई कि मुबारक को सरोश, ये पाक हुआ नाम मोहम्मद लिखकर, ये पाक हुआ नाम मोहम्मद लिखकर, हैरान है दिल और नजर है शजदर, ये मेरा कलम नूर का पैकर यकसर, आवाज ये आई कि मुबारक को सरोश, ये पाक हुआ नाम मोहम्मद लिखकर, फारान की चोटी हो सफा या मरवा, फारान की चोटी हो सफा या मरवा, तो बगी का मैदान हो या गारे हिरा, इस्लाम की अजमत की निशान है ये सब, इस्लाम की अजमत की निशान है ये सब, यहाँ गूंजती है अभी मोहम्मद की नवा, यहाँ गूंजती है अभी मोहम्मद की नवा। आखिर भाई है एक ऐसा बशर खत्म मोहब्बत जिस पर, एक ऐसा बशर खत्म मोहब्बत जिस पर, एक ऐसा अमी
खत्म सदाकत जिस पर, चर्चा है फलक पर कि जमीन पर पहुंचा एक ऐसा नबी खत्म नबूवत जिस पर। ये आवाज सुन के याद आता है एक शेर के, रक्सा है नवेद की आंखों में मुस्तकबिल के रोशन खाके, रक्सा है नवेद की आंखों में मुस्तकबिल के रोशन खाके, जावेद शबाना शाहीना सब मिलकर हंसते हों जैसे, सब मिलकर हंसते हों जैसे। अनीस साहब। जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और रिफत साहब की आवाज में और एक नात मुबारक से इसकी शुरुआत, सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान शकील अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं, और शाइना साहबा से भी बड़े दरीना मरासिम इनके हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से इनका बहुत तवील ताल्लुक रहा है और मास कम्युनिकेशन से ही इनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला रहा है। इन्होंने डॉक्टरेट भी मास कम्युनिकेशन में किया है, और पिछले मेरे ख्याल से 8-10 बरसों से शकील अख्तर साहब जामिया मिल्लत इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन में जो रेडियो सेक्शन है उसके गालिबन सरबराही इनके हाथ में है। रिफत साहब को इन्होंने करीब से देखा भी है, और एक उनसे ये इल्तिमास की गई थी कि जब वो उर्दू ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया और रिफत सरोश के उन्वान से एक खाका लिखें, तो वो खाका उन्होंने लिखा है, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ शकील अख्तर साहब से कि वो आएँ और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया और रिफत सरोश ये खाका पढ़ कर सुनाएं अपनी आवाज़ में। वो बहुत खूबसूरत अंदाज भी है, रेडियो के उस्ताद हैं, माहिर हैं, और उनका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। वो खुद भी बहुत खूबसूरत इंसान है। शकील अख्तर। सबों को मेरा सलाम कबूल हो, और शाहीना साहबा का शुक्रिया और तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया। और बिगर वक्त ज़ाय किए हुए रिफत सरोश एक हमाजहत ब्रॉडकास्टर के उन्वान से मैंने एक छोटा सा मकाला लिखा है, और इसको आप सुने। कोई कमी हो तो बाद में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको और अपडेट कर सकूं। दुनिया में कुछ शख्सियात लिखने के लिए पैदा होती हैं, दुनिया में कुछ शख्सियात तारीख़ लिखने के लिए पैदा होती हैं और कुछ तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसी शख्सियात में उर्दू नशरियात की तारीख़ का एक गैर मामूली नाम रिफत सरोश का है। वो हिंदुस्तान के वसी तर मंजरनामे पर एक रोशन सितारे की तरह हैं जिनकी ताबानी आज भी महसूस की जाती है। उन्होंने बिजनौर से दिल्ली और बम्बई और फिर दिल्ली तक का सफ़र 39 बरसों में तय किया। इस सफ़र में कई पड़ाव आए और हर एक को खैरबाद कहते रहे। इज़्तिराबी कैफियत और सीमावी तबीयत ने उन्हें कहीं किसी मुकाम पर ठहरने नहीं दिया, बल्कि चलना चलना मुदाम चलना के मिसदाक वो एक ऐसी मंजिल की तलाश में सरगर्दा थे जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन में देखा था। और एक ऐसी साद घड़ी आई जब उरूस बिलाद बम्बई में रेडियो में मुलाजमत मिल गई। यह हिंदुस्तानी नशरियात का इब्तदाई ज़माना था और रेडियो प्रोग्रामों के खदोखाल नुमाया हो रहे थे। सैयद जुल्फ़िकार बुखारी बम्बई स्टेशन के डायरेक्टर थे। उन्होंने रिफत साहब के नशरियात की बिस्मिल्लाह कराई। इसका जिक्र करते हुए तनवीर अहमद अदवी लिखते हैं कि बम्बई स्टेशन के डायरेक्टर सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने उन्हें 16 दिसंबर 1946 को उस बाम रिफत पर पहुंचा दिया जिससे वो 1984 में रिटायर होने पर ही उतरे। रिफत साहब का जहन इतना मुरत्तब था कि बगैर किसी तरबियत और नशरियात की तालीम के इस मीडियम को समझने की कोशिश की, और जहद मुसलसल की वजह से रेडियो उनकी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन गया। उस वक्त रेडियो में उर्दू के अहम अदीब मौजूद थे, जैसे नशरियात के आसमान पर सितारों का झुरमुट हो, और उसकी ताबानी का असर रिफत साहब की शख्सियत पर खूब पड़ा। तबीयत अदब की तरफ माहिल थी और जहन नशरियात की तरफ। इन दोनों जहनी और दिली कैफियत ने मिलकर रिफत साहब की शख्सियत में नशरियात के मुख्तलिफ रंग भरे, और इन रंगों का अक्स रेडियो प्रोग्राम, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोग्राम पेश करने में नज़र आने लगा। ये मेरी शुमिय किस्मत है कि मुझे उनका न्याज हासिल रहा। मैंने उनकी ज़िंदगी का मुताला मुख्तलिफ ज़ावियों से किया है। उनकी ज़िंदगी क्या थी, कोई आबलापा वादिये पुरखार में आगे। उन दिनों नशरियात एक उनका शय के तौर पर थी, और उस तक पहुंचना सबके बस की बात न थी, बल्कि ये तो चांद और सितारों पर कमंदे डालने के मुतरादिफ था। और वो इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ان کی ریڈیائی خدمات کا اعتراف ان کے معاصرین نے بھی کیا ہے۔ آج جب ہم اردو نشریاتی ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ریڈیو اسٹیشن بمبئی اور دلی کے ادبی پروگراموں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تمام پروگرام ان کے زور فکر کا نتیجہ ہیں جس نے ادب اور نشریات دونوں کو مقبول بنایا۔ آج ان پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھ کر تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ جس شخص نے نشریات میں اتنی لمبی عمر گزاری ہو اور اتنے موضوعات سے نشریات کو مالا مال کیا ہے، اس کا ذکر خاطر خواہ نہیں ہوتا۔ ان کی ادبی کاوشوں سے ذرا ہٹ کر اگر ان کی نشریاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہے، یہ سب پروگرام ان کی بہترین کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ رفعت صاحب ریڈیو میں پروڈیوسر تھے، اور ایک ایسا پروڈیوسر جو آرٹسٹ کے ساتھ دوست بن کر پروگرام پروڈیوس کرتا تھا۔ انہیں لائیو پروگرام پیش کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔ وہ اسٹوڈیو اسٹاف کے ساتھ مل کر بہترین تال میل کے ذریعے اور پرکشش انداز میں پروگرام پیش کرتے تھے۔ ایک براڈ کاسٹر نہ صرف پروگرام پیش کرتا ہے بلکہ وہ نئے پروگراموں کی منصوبہ بندی بھی کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب پروڈیوسر اپنے اطراف سے اچھی طرح واقف ہو۔ مجھے ان کے ایک پروگرام سیلانی کی ڈائری کی یاد آتی ہے جسے وہ خود لکھتے اور پیش کرتے تھے۔ 15 منٹ کے پروگرام میں دنیا جہان کی باتیں ہوتی تھیں۔ جب وہ اس کی اسکرپٹ پڑھتے تو ایک ایک لفظ کے در و بست کھل کر سامنے آ جاتے۔ وہ پڑھتے وقت غیر ضروری مقام پر وقفہ نہیں لیتے بلکہ ان کا عمل تنفس جہاں اجازت دیتا وہیں وہ رکتے تھے، جس سے جملوں کی فطری ادائیگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے جملوں کی ادائیگی میں ایک حسن آ جاتا ہے اور سننے والوں کے دلوں پر فقرے یا جملے نقش ہو جاتے ہیں۔ اردو نشریات کو اوج ثریا پر پہنچایا انہوں نے، جس کی مثال شازی ملتی ہے۔ وہ اردو نشریات کے بنیاد گزاروں میں ہیں۔ انہوں نے اسکرپٹ لکھنے اور پروڈکشن کے فن سے متعلق خوب تجربے کیے اور اس فن کو مزید مہمیز کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ریڈیو کی فضاؤں میں کھوئے رہے۔ ریڈیو کے اکثر اصناف پر انہوں نے طبع آزمائی کی۔ میری نظر میں اردو نشریات کی پوری تاریخ ہے جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء آئے، لیکن ریڈیو کی زبان میں گفتگو سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کا ایک پروگرام سیلانی کی ڈائری ہے، اس کا ایک اقتباس دیکھیے۔ جی ہاں، میں ہوں سیلانی، رمتا جوگی، بہتا پانی، میرا کوئی ٹھور ٹھکانا نہیں، ساری دنیا میرا وطن ہے اور انسانیت میرا دھرم ہے، اور سیلانی یہ نام تو آپ نے مجھے ہی دیا ہے۔ سدا گھومنا پھرنا میرا کام ہے، مگر میرا کوئی ہم سفر نہیں سوائے اس ایک قلم اور ڈائری کے نام سے آپ نہیں چونکیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں چھپ چھپ کر لکھتا ہوں، یہ ڈائری ہے کیا، یہ زندگی کی آپ ہی کی یعنی سماج کی امانت ہے۔ رفعت صاحب کی ہمہ جہت شخصی پہلو کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ حسین نے ایک بار لکھا تھا کہ آواز کی دنیا کے آدمی رفعت سروش بھی ہیں۔ دہلی ریڈیو کی اردو مجلس کی روایتیں ان کے نام سے یوں وابستہ ہو گئی ہیں جیسے آل انڈیا ریڈیو سے بخاری برادرز کی داستانیں۔ ادب کی اس ہمہ جہت شخصیت کو کرسچن نے 40 سال قبل ترقی پسند ادب کا سرمئی کبوتر کہا تھا۔ اب یہ کبوتر شاہین بن چکا ہے جو ہر شکار کو نشانہ بناتا ہے۔ کرسچن نے بات اردو ادب کے حوالے سے کہی تھی، لیکن وہ ریڈیو کے بھی شاہین تھے اور دور دور سے چن کر نئے موضوعات پر ریڈیو ٹاک سیریز کراتے، مذاکرے، ڈرامے اور فیچر پروڈیوس کرتے۔ رفعت صاحب آل انڈیا ریڈیو کے علاوہ ریڈیو سیلون کے لیے کمرشل اسکرپٹ بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے سن فرائز اور امرتنجلی جیسے کمرشل پروگراموں کے بھی اسکرپٹ لکھے۔ یہ پروگرام بہت مقبول ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے لکھے ریڈیو ڈرامے اور فیچر بھی کافی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے اردو مجلس کے لیے ادبی انٹرویوز بھی کیے، لیکن افسوس کہ اس کی کوئی بھی ریکارڈنگ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، آواز رسالے میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے کئی تصویریں موجود ہیں جسے میں نے دیکھا بھی ہے۔ اردو کا یہ براڈ کاسٹر نہ صرف ایک براڈ کاسٹر تھا بلکہ اس کے اندر ایک اسکرپٹ رائٹر، پروڈیوسر، انٹرویور اور پریزنٹر بھی موجود تھا۔ ان سبھی خوبیوں سے رفعت صاحب کو کافی شہرت ملی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ رفعت صاحب کی تحریروں میں ریڈیائی اسلوب کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ بمبئی کی بزم آرائیاں ہوں یا نقوش رفتہ، دونوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ سب باتیں کسی ریڈیو اسٹیشن سے سن رہے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ریڈیائی اسلوب کی زیریں لہریں ان کی تحریروں کو اور زیادہ شگفتہ اور پر اثر بنا دیتی ہیں۔ حرف آخر کے طور پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو نشریات کا یہ شرج سایہ دار اب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آج بھی مرحوم کی عظمت کے سائے میں
थोड़ी देर आराम करने को मिल जाए तो एक सुकून का एहसास होता है। आज हमें उन्हें मज़ीद जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मकदूर हो तो खाक से पूछूंगा ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूंगा ए लईम, तूने वो गंजाए गिरा माया क्या की है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपने क्या क्या याद दिला दिया। मुझे वो एक नज़्म याद थी उनकी कि एक छप्पर का घर नीम के साए में, आपने शजर की बात की, जी जी जी। एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलका में लिपटा हुआ। मेरा इंटरनेट बहुत खराब है। एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलका में लिपटा हुआ, शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द, और आंगन में एक बच्चा बरहरा बदन बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में है। सर खुजाता है जाने है किस सोच में, और उसारे में आटे की चक्की के पास एक औरत परेशान खातिर उदास अपने रुख पे लिए जिंदगी थकन सोचती है कि दिन भर के मेहनत के बाद आज भी रूखी रोटी मिलेगी हमें। तुम हिकारत से क्यों देखते हो इसे दोस्त, ये मेरे बचपन की तस्वीर है, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। ये थे रिफत सरोश। बहुत बहुत खूब, क्या याद दिलाया, बहुत खूब। हमारे साथ विदुषी सुमन देवगन हैं। गजल, ठुमरी, दादरा, फिल्मी गाने, जिंगल्स, क्या छोड़ा है इन्होंने, हर चीज गाई है और कितनी खूबसूरती से गाई है। शी इज डॉटर ऑफ ए डॉक्टर फ्रॉम she was from Rampur Gharana. Her father was in Rampur, and she had Sajjad Saab in the beginning, then Rampur Sajwan Gharane se सीखा, बहुत और भी, नैना देवी जी, इकबाल साहब, गुलाम हसन साहब, शिव प्रसाद जी, बहुत सारे लोग, लेकिन अब खुद गुरु बन चुकी हैं। बहुत से शिष्य हैं इनके, और ये ICCR, संगीत नाटक अकेडमी, ऑल इंडिया रेडियो, सबकी टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर अपनी आवाज का जादू ऐसा जगाती हैं कि अब मैं सोचती हूँ कि मैं खुश हूँ और मैं चुप हूँ। और विदाउट मच अडू आई इनवाइट विदुषी सुमन देवगन जी, आइए और जादू बिखराइए। Rifat Sarosh Saab, I hope you can listen to me. Rifat Sarosh Saab के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेरा रिश्ता रहा। वो मुझे उनका आशीर्वाद कहिए, उनकी blessings, they were there. And he used to direct us when we used to go for recording on AIR. तो नहीं तो प्रोड्यूसर कहाँ आते हैं कि वहाँ आएंगे स्टूडियो में, एंड ही यूज्ड टू सुपरवाइज पर्सनली कि अब ये आए हैं तो क्या गा रहे हो, कैसे गा रहे हो, तलफ़ुज़ कहीं कुछ वो तो नहीं है, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिली। और उनकी रहनुमाई में कुछ चीज़ें हमने बड़े अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम किए थे, तो उसमें मुझे भी मौका दिया उन्होंने गाने का, अपनी उस जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था कोई चीज़ें, तो वो सब प्यारी प्यारी यादें हैं उनके साथ। फिर 1988 में जब उनकी शरीके हयात, I mean his wife, he lost his हमसफ़र, तो उस वक्त उन्होंने एक गज़ल लिखी और मेरी खुशनसीबी कि he gave that ghazal to me.
he said कि सुमन इस गजल को तुम गाना, और ये मैंने इस मौजू पे लिखी है। तो आज जब शाइना ने कहा तो मैंने सोचा मैं यही आपको सुनाती हूँ। इजाजत। शहरे जिंदगी तन्हा, घर के बामों पर तन्हा, शहरे जिंदगी तन्हा तन्हा, घर के बामों पर तन्हा, तुम नहीं तो लगता है आलम बशर तन्हा तन्हा, शहर जिंदगी तन्हा। जब खुशी का मौसम था, हम सफर था एक आलम, जब खुशी का मौसम था, हम सफर था एक आलम, काटनी है अब लेकिन गम की रह गुजर तन्हा तन्हा, शहर जिंदगी तन्हा, घर के बामंदर तन्हा। तुमने बाद मुद्दत के दिल का हाल पूछा है, तुमने बाद मुद्दत के दिल का हाल पूछा है, करवटें बदलता है, करवटें बदलता है, गम की सेज पर तन्हा तन्हा, शहर जिंदगी तन्हा, घर के बामंदर तन्हा। हर तरफ तेरी यादें मुस्कुराते रहती है, हर तरफ तेरी यादें मुस्कुराती रहती है, किसने कह दिया तुझसे अब है मेरा घर तन्हा तन्हा, शहर जिंदगी तन्हा, घर के बामंदर तन्हा। मख्तार से ऐसा रोश मत पूछो मेरी क्या हकीकत है, ऐसा रोश मत पूछो मेरी क्या हकीकत है,
जिंदगी के सहराओं में, जिंदगी के सहराओं में गम का एक शजर तन्हा तन्हा, शहरी जिंदगी तन्हा, घर के बादल तन्हा तन्हा, शहरी जिंदगी तन्हा तन्हा तन्हा। वाह 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 वाह, सुमन देवगन जी, समा बांधे आपने। और यहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं। मेरी बहन डॉक्टर शबाना नजीर हैं, मेरे भाई जावेद सरोश हैं, नवेद सरोश शुरू से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और एक और मक्ता है इस गजल का सुमन जी, कि वो शहर के गली कूचे पूछते हैं सब मुझसे, शहर के गली कूचे पूछते हैं सब मुझसे हैं, क्यों सरोश फिरते हो तुम इधर उधर तन्हा। क्योंकि रिफत सरोश और उनकी बीवी हमेशा हर महफिल में साथ होते थे। इस वक्त एक और मेरे दोस्त हैं और जो जाहिर मेरे साथ को होस्ट कर रहे हैं, जनाब अनीस आजमी साहब, बहुत जाने माने थिएटर पर्सनालिटी हैं, बहुत मशहूर राइटर हैं। इनकी बहुत सारी किताबें उर्दू, हिंदी और बहुत सारी ज़बानों में ट्रांसलेटेड हैं, मगर ये कहते हैं कि मेरे बारे में ज़्यादा मत बताना। तो खैर, विदाउट मच अडू, आई इनवाइट जनाब अनीस आजमी साहब टू प्रेजेंट हिज पेपर रिफत सरोश बाहैसियत ड्रामा निगार। जनाब अनीस आजमी साहब। शुक्रिया करम नवाजिश। Anis, you are not coming on video or camera? Yes, I'm just, Okay. I don't know where is the problem. I have no idea. Faisal, can you add the spotlight to him? Top video आगे all right. आगे, हाँ आगे वो आपकी तरफ से होगा, सेंसर किया होगा। बहरहाल नहीं, आपका वीडियो ऑन नहीं था, अभी ऑन हुआ तो। ओके, थैंक यू। मैं बहुत अनाड़ी आदमी हूँ हर चीज में। बहरहाल मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ये रिफत सरोश साहब ऑल इंडिया रेडियो और उर्दू ड्रामा के हवाले से एक मुख्तसर सा जायजा मैंने लिया है। रिफत सरोश साहब को बहुत देखा है, मुलाकातें भी रही हैं, क्योंकि जब मेरा ताल्लुक जब नए में मुलाजिम हुआ था 1977 में उर्दू घर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में, तो वहाँ उनका आना जाना था। फिर मेरा ताल्लुक उर्दू अकेडमी दिल्ली से हुआ, तो वहाँ भी मुसलसल हम लोग गाहे बगाहे मिलते रहे, तो एक रिश्ता तो था। बहरहाल जितना थोड़ा बहुत उनके बारे में मुझे इल्म है, मैंने कोशिश की है कि उनकी शख्सियत को जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है या जाना है, परखा है, और उस वक्त के रेडियो के बारे में जो मैं तस्वुर कर सकता था, मैंने कुछ कोशिश की है। आज की खूबसूरत नशिश जिस शख्स के नाम से मंसूब है, वो अपने दौर की बेहद फाल, बागो बहार और हमजहज शख्सियत रही है। उत्तर प्रदेश के नगीना बिजनौर से जैसे मरदुम खेज इलाके से ताल्लुक रखने वाले सैयद शौकत अली ने बड़ी कमसिन उम्र में जब कलम की मजदूरी का इरादा किया और अपने लिए नई वजह का कलमी नाम रिफत सरोश तराशा, तो इस नाम ने उन्हें वो शोहरत बख्शी कि उनका असल नाम गुमनामी के हवाले हो गया। वो रिफत सरोश के नाम से अदबी हलकों में कामयाबी की मंजिलें तय करते चले गए। रिफत सरोश की असल कर्मभूमि रेडियो थी। तब तक यही उनकी शनाख्त का बायस और वसीला था। ये वो जमाना था जब ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत और वो भी प्रोड्यूसर के ओहदे पर काम करने का मौका ख्वाब की सी बातें थीं। जरा सोच के देखिए, 1947 में मुल्क में गिनती के सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। आज़ादी से कबल 3 स्टेशन और थे जो बाद अज़ां पाकिस्तान की नज़र हुए, लाहौर, पेशावर और ढाका।
ہم بات کر رہے ہیں 1945 کی، یعنی آزادی سے پہلے کی، جب رفعت سروش آل انڈیا ریڈیو کے ملازم ہوئے۔ جب ریڈیو ہندوستان میں قائم ہوا تو غالباً 1927 کا زمانہ تھا، جس کے ڈائریکٹر جنرل تھے فیلڈن۔ انہوں نے ربندر ناتھ ٹیگور سے ریڈیو اسٹیشن کے آغاز پر اس کی ایک محفل میں ان کو مہمان خصوصی کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے ریڈیو اسٹیشن پر کچھ اظہار خیال فرمائیے۔ ٹیگور نے ہندوستان میں ریڈیو کی آمد پر ایک نظم لکھی، اس نظم کا عنوان تھا آکاش وانی، اور یہ نام فیلڈن کو اس قدر پسند آیا کہ آل انڈیا ریڈیو کی جو عمارت تھی اور اس کے بہت سارے جو پروگرام تھے وہ آکاش وانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا رول اس میں ربندر ناتھ ٹیگور صاحب کا ہے۔ انگریزوں کے بعد جب ہندوستان کو اس کی سربراہی سونپنے کا فیصلہ ہوا تو قرہ پیطرس بخاری صاحب کے حق میں نکلا، جو آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بنے۔ انہیں کے چھوٹے بھائی ذوالفقار بخاری دلی اسٹیشن کے ڈائریکٹر ہوئے، بعد میں مقرر ہوئے۔ دونوں کا ڈیڈیکیشن اور دونوں کی ذہانتوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں کی ریڈیو میں توتی بولا کرتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کے دبدبے کے سبب اس زمانے میں ریڈیو میں ملازمت کے لیے سعادت حسن منٹو بھی آ چکے تھے بامبے اسٹیشن پہ، تو ان دونوں بھائیوں کی دبدبے کے سبب سعادت حسن منٹو نے آل انڈیا ریڈیو کو بی بی سی آف انڈیا کہنا شروع کر دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آل انڈیا ریڈیو کو بی بی سی آف انڈیا کیوں کہتے ہیں؟ منٹو شرارت سے مسکرائے اور کہا کہ ابھی آل انڈیا ریڈیو بخاری برادران کارپوریشن آف انڈیا ہو گیا ہے، بی بی سی، بخاری برادران کارپوریشن، اس لیے میں اسے بی بی سی کہتا ہوں۔ یہ تو ہوئی مذاق کی بات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو کے عہدیداران بخاری برادران کی قیادت میں کام کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ ریڈیو خبروں کے علاوہ ادبی اور ثقافتی پروگراموں کے سبب روز بروز عوام میں مقبول ہوتی چلا جا رہی ہے۔ یہ اہل نظر کی محفل ہے۔ آپ تمام حضرات باخبر ہیں کہ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں ریڈیو اسٹیشنوں میں محض براڈ کاسٹرز کی گہما گہمی ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان براڈ کاسٹرز میں بے شمار اس پائے کے ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار، انشا پرداز، خاکہ نگار، افسانہ نگار، مبصر، نقاد، محقق، مدیر اور تخلیق کار حضرات موجود تھے جو ہماری یونیورسٹیوں کے اساتذہ پر بھی بھاری پڑا کرتے تھے۔ ایسی جید شخصیات ریڈیو سے وابستہ تھیں۔ ان میں سے چند اچھے لوگ بھی سنبھل کر گفتگو کیا کرتے تھے، کیونکہ ادب پر، ثقافت پر ان کو اتنی ان کی معلومات تھی اور اتنا ادارہ تھا ان کا کہ ان سے بات کرتے ہوئے واقعی لوگ گھبرایا کرتے تھے۔ اس سنہری دور میں ریڈیو سے وابستہ اس زمانے کے چند ایسی ادبی اور تخلیقی شخصیات کے نام اگر لیے جائیں تو ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی: پیطرس بخاری، ذوالفقار بخاری، کرشن چندر، راجن سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، اپیندر ناتھ اشک، اسرار الحق مجاز نے وہاں پر آواز جو رسالہ تھا جس کا ذکر ابھی شکیل صاحب نے کیا، اس کے مدیر تھے، اور یہ نام بھی مجاز کا دیا ہوا تھا، جو بعد میں اپنے مزاج کے حساب سے وہاں زیادہ ٹک نہیں سکے اور چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، لیکن یہ بہت خوبصورت جو رسالہ تھا اس کے پیچھے اسرار الحق مجاز کا بہت اہم رول رہا ہے۔ حافظ جالندھری، اختر الایمان، عمیق حنفی، حبیب تنویر، ولایت جعفری، رویش صدیقی، ساگر نظامی، مظہر امام، اقبال مجید، زبیر رضوی، سلام مشتی شہری، احمد جلیس، محمود ہاشمی، زاہد علی خان، انیس رفیع، معین اعجاز، فیاض رفت اور محمد علی مو سے ہوتے ہوئے رفعت سروش تک ایک طویل فہرست ہے۔ یہ سب نام اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ اچھے لوگ ٹھہر کر عقیدت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ 1945 میں رفعت سروش آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت میں بحیثیت رائٹر اور پروڈیوسر شامل ہوئے۔ انہیں بمبئی اسٹیشن پر کام کرنا تھا، جہاں بڑے نامور اور قداور بلکہ جید مصنفین موجود تھے۔ وہاں ریڈیائی ڈرامے لکھنے پر مامور تھے۔ جو لوگ ان کے نام ہیں: راجن سنگھ بیدی، کرشن چند، اپیندر ناتھ اشک، سعادت حسن منٹو اور ولایت جعفری۔ اس کام کے لیے 2 نوجوان بھی مقرر ہوئے
اور وہ تھے رفعت سروش اور حبیب تنویر. کچھ دنوں بعد حبیب صاحب ابٹا اور فلموں سے زیادہ مصروف ہونے لگے اور وہ دھیرے دھیرے ریڈیو چھوڑ کر فلموں اور ابٹا میں شامل ہو گئے. رفعت سروش صاحب نے محض 20 برس کی کم سن عمر میں قلم کو ہاتھ میں جو اٹھایا اور تھاما اور لکھنے پر جو آئے تو لکھتے چلے گئے. لکھا، خوب لکھا اور بھرپور لکھا. رفعت سروش صاحب کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک گاڈ گفٹڈ خوبی ان کی منفرد آواز تھی. ریڈیو میں آواز ایک میڈیم مانا جاتا ہے. ان کی آواز میں بے حد کھنکدار مردانہ آواز مانا جاتا تھا، جس میں ایک طرف موسیقیت بھی تھی اور ساتھ ساتھ گھن گرج کی، جس میں ڈرامائیت کے سارے عنصر اور جھلک موجود رہا کرتی تھی. فطری طور پر آپ شاعر تھے. شاعری کی تمام اصناف پر آپ نے تاب آزمائی کی. غزل، نظم، آزاد نظم، قطعات، منظوم ڈرامے، بیلے، اوپیرا وغیرہ وغیرہ. نثر کی طرف راغب ہوئے تو ڈرامے، ریڈیائی ڈرامے، افسانے، کہانیاں، انشائیے، ناول، خاکی، خود نوشت اور سفر نامے، یہاں بھی انہوں نے ہر صنف پر اپنے نام کی مہر لگائی. یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام سے 54 کتابیں منسوب ہیں. آپ کی پہلی تخلیق وادی گل جو شعری مجموعہ ہے 1963 میں شائع ہوا اور آخری کتاب 2008 میں شائع ہوئی. پیطرس بخاری صاحب نے جب آل انڈیا ریڈیو کی سرپرستی سنبھالی تو ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے. وہ تمام دقنیوسی اور دقنیوسی روایتوں کو رد کر کے نئے جدید ہندوستان کے تقاضوں کے تحت نئے زاویے سے ریڈیو کے لیے منصوبے بنا رہے تھے اور کئی جدت کی گنجائشیں تلاش کر رہے تھے. ملک میں جدوجہد آزادی کے سبب کئی طرح کی افراتفری اور دوسرے مسائل کھڑے ہوئے اور ایک بہت ہی عجیب سا ماحول تھا. انہیں اپنی ٹیم کو نئی سوچ یا نئی طرز پر کام کرنے کی کو عادی بنانا تھا. لوگوں کو ریڈیو کا تجربہ بالکل نہیں تھا. ریڈیو تب بالکل نیا کھلونا تھا جس کے لیے بخاری صاحب کو بہت مضبوط کھلاڑیوں کی تلاش تھی. ہندوستان میں اس وقت ڈرامے کے نام پر دم توڑتا آخری اسانسی لیتا ہوا پارسی تھیٹر تھا جو مالی بحران سے مسلسل دوچار تھا. سنیما کی آمد یعنی آلا مارا 1931 میں جو آئی، اس کے بعد پارسی تھیٹر کی کمر ہی ٹوٹ چکی تھی. سارا رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر، میک اپ مین، سیٹ ڈیزائنر سب فلموں کی طرف بھاگ گئے تھے اور وہ بالکل تاج کے محل کی طرف گر چکا. ہاں، ایک اہم بات اور اس دور کے ڈرامے کا مطلب شب گزاری ہوا کرتا تھا. یعنی ڈرامہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے شروع ہوتا اور فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے مکمل ہو جاتا. بخاری صاحب نے جب اپنی ٹیم کو بلا کر ریڈیائی ڈرامے لکھنے کی تربیت دی تو اور اس کی کل مدت آدھے گھنٹے بتائی تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا؟ بتائیے، ڈرامہ وہ بھی صرف محض آدھے گھنٹے میں. یہ 6 گھنٹے کا سودا محض آدھے گھنٹے میں کس طرح سے نپٹایا جائے گا، اس پر ہی بحث ہوتی رہتی تھی. لیکن بخاری صاحب اپنی بات پر قائم رہے اور وہ دن آیا کہ ریڈیو پر ایک سے ایک کامیاب اور لازوال بلکہ بہترین کامیاب ڈرامے محض آدھے گھنٹے میں نشر کیے جانے لگے اور دن بدن مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگے. رفعت سروش صاحب نے بہت سے اوپیرا، بیلے، منظوم ڈرامے اور میوزیکل پلیز لکھے. ہندوستان میں اور بالخصوص اردو والوں میں بے شمار ڈرامے، ریڈیائی ڈرامے، منظوم ڈرامے اور تاریخی ڈرامے لکھے. لیکن اوپیرا، بیلے وغیرہ پر چونکہ ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں تھی، لہذا اس طرف بہت کم لوگ راغب ہو سکے. میوزیکل ڈراموں میں حبیب تنویر، شیلا بھاٹیا، بی وی کارنت اور موہن اپریتی کا نام کافی بلند مقام پہ لیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. رفعت سروش صاحب نے اوپیرا اور بیلے کو بھارتی کلا کیندر، دلی کتھک کیندر، اوما شرما ڈانس سینٹر اور سانگ اینڈ ڈرامہ ڈویژن جیسے بہت ہی اہم اور معیاری پلیٹ فارم پر میسر ان کو ہوئے. یہ بڑے لوگوں کو یہ پلیٹ فارم نہیں ملے، لیکن کیونکہ ان کی رفعت سروش صاحب کی جو تخلیق تھی اس میں اتنا دم تھا کہ تمام تر جو بڑے پلیٹ فارم سے ان پر ان کو موقع ملا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ بھی بہت سارے ان کے پلیز ہوئے. ان کی تحریر کے پیشکش کے لیے کافی نامور ہدایتکار بھی انہیں ملے. بیلے، اوپیرا، منظور ڈرامے اور میوزیکل پلیز کی بات جب ہوگی، رفعت سروش صاحب کو
के बगैर वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते। रेडियो में तमाम लोग जो थे, आज बहुत बड़ा खला है, और इन लोगों का जब जिक्र होता है, नाम आता है, तो जहन में एक वो सूरतें इलाही, इस देश बस्तियां हैं अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। बहुत खूब अनीस भाई, बहुत खूब। शुक्रिया। इसी के साथ अब आप लोग सोचेंगे कि जो रिफत सरोज साहब थे, जो उनकी तहरीरें थी, वो किस तरह से लोगों को बांध दिया करती थी। शाइना साहबा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरा साथ दें। उनका एक मंजूम ड्रामा है शाहजहां का ख्वाब, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम अगर पढ़ के सुनाए तो यहाँ जो सामीन है उनको अंदाजा हुआ कि जो लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे और जो तरकीबें इस्तेमाल करते थे और जो पकड़ होती थी उनकी कि किस तरह से किरदार साजी हो, वो कुछ इसमें नजर आएगी। शाहना साहब आप जी जरूर। जी शाहजहां का ख्वाब से पढ़ते हैं। जी जी जी। तो इसमें सबसे पहले एक चौबदार की आवाज आएगी, फिर चौबदार गायब हो जाएगा और मुमताज महल और शाहजहां के दरमियान मकालमे शुरू होते हैं। तो मैं चौबदार भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आपका पहला शेर होगा मुमताज महल का, उसके बाद शाहजहां का मैं रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ। शाहजहां का ख्वाब, तहरीर रिफत सरोश, मंजूब नामा है जो बहुत कामयाब हुआ और बार बार हुआ, दिल्ली की बहुत सारी जगहों पे स्टेज हुआ, और हम सब ड्रामा ग्रुप ने इसे मुझे लगता है कि न जाने कितनी बार किया है। रेडियो पे भी हुआ है, टीवी पे भी हुआ है और दूसरी जगहों पे भी हुआ है। अब चौबदार हाजिर है। बादब बा मुलायजा होशियार, जिल्ले सुबहानी गेती पनाह, अबुल जफर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब सानी शहनशाह शाहजहां बादशाह गाजी तशरीफ ला रहे हैं। मसरतों के गुलों से दामने उम्मीद भरती हूँ, कनीज़े बावफा आका का इस्तकबाल करती हूँ। नहीं, तुम मलके आलम हो, तुम वो शमए रोशन हो कि जिसके पास हम आए हैं, एक परवाने की सूरत। ये दिल अफसुर्दा था लेकिन बिठाकर उसको आंखों में बढ़ाई है तुम्ही ने, इस दिल में बेताबी की कीमत। हमारी हुक्मरानी शर्क से ताबर्क है लेकिन हमारे दिल की दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी है। नहीं सरताज मेरे, आपकी खिदमत मेरा ईमा, इनायत आपकी मुझको दलीले शादमानी है। मोहब्बत ने तुम्हारी दिल को बख्शा है सुकून ऐसा, उमूरे सल्तनत में हम खुशी महसूस करते हैं। तुम्हारी चाह ने एहसास फन पैदा किया दिल में, इसी में हम सुरूर जिंदगी महसूस करते हैं। हमारी आरजू है हिंद को जन्नत बना दें हम, वतन का चप्पा चप्पा गोशाए राहत बना दें हम। जमाना आज कहता है हमें चाहे जहां, लेकिन जहां के हक परस्तों में भी अपना नाम कर जाए। दुआ है हश्र तक ये शौकतो अज़मत रहे, जमाना याद रखे आपके औसाफ को दायम। उदारा मलकाए आलम, हमें तुम हुक्म उल्फत दो, ये ख्वाहिश है हमारा इम्तिहान लो, कोई जहमत दो। बयां अल्फाज में क्यों कर करे हम जज्बे दिल को, मोहब्बत किस कदर है तुमसे ये बतलाएं हम कैसे। तुम्हारे हुस्न उल्फत का, वफादारी का, अजमत का खिला है जो चमन दिल में, उसे दिखलाएं हम कैसे। सलामत ए मेरे सरताज, बस मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे जब मौत आए आपके कदमों पे दम निकले,
जनाजा आपके कांधों पे उठे मेरा दुनिया से, जमाना ये पुकारे बावफा ऐसे भी कम निकले। ज़बां पर ऐसे कलमे तो न लाओ, मलके आलम परेशान हम हैं पहले ही हमने ख्वाब देखा है। परेशान हम हैं पहले ही कि हमने ख्वाब देखा है, तुम्हें छीने लिए जाती है मुझसे कोई दीवानी, जहां ले जा रही है तुमको वो एक और दुनिया है। खुदा वो दिन न लाए आप हों ओझल निगाहों से, मगर ये जिस्म खाकी है इसे एक दिन तो मरना है। ये दुनिया मंजिले आमाल है और आदमी राही, उठाकर बोझ अपना सबको मंजिल से गुजरना है। सफर जब खत्म हो मेरा बने मरकत लबे जमना, जहां मुगलों की शौकत अजमत व हशमत सिमट आए। मेरे रोजे की फिर तामीर कुछ ऐसी निराली हो, मेरे मरकत पे मेरी रूह की अजमत सिमट आए। जवाब इसका न हो रूए जमी पर रहती दुनिया तक, बउन्वाने मोहब्बत फर्श पर जन्नत सिमट आए। दिलों की धड़कने नक्शो निगारे इश्क बन जाए कि पत्थर में हमारा जज्बाई उल्फत सिमट आए। मेरे सरताज बस एक ही तमन्ना है, ये हसरत है, यही एक आरजू है, तकाज़ाए मोहब्बत है। तसव्वुर कर नहीं सकते अभी हम ऐसी साथ का, हमारे सामने आएगा जिस दिन जामे फुरकत का, मगर ये जहर आगे जाम भी आखिर पिएंगे हम, तुम्हारे बाद है मुमताज इसी खातिर जिएंगे हम, तुम्हारी आरज़ू को पैकरे तामीर में ढालेंगे, दिलों में धड़कनों के संग भी सूरत में ढालेंगे। मोहब्बत से यूं तराशे जाएं तामीर के पत्थर कि हर एक नक्श का उन्वा हयाते जावेदानी हो। रगे हर संग में इस तरह रुए इश्क हो रक्सा, हमारे मुस्तरिब महजूर दिल की तर्जुमानी हो। खिराज इसको अदा करते रहें जब इनकलाब आए, खिराज इसको अदा करते रहें जब इनकलाब आए, जहां में लाजवाल एहसास उल्फत की निशानी हो। हमें पीना पड़ा अगर जहर फुरकत का पिएंगे हम, वफा का इम्तिहान देना पड़ा अगर तो जिएंगे हम। ये दुआ है मोहब्बत का मेरे आका निभा देना, तुम्हारे सामने आता है हमको सर झुका देना। मगर अब मुस्कुराओ तम कनत को जिंदगी बख्शो, दिले शाह जहां को लम्हे आसूदगी बख्शो, बहुत बेताब है जमुना की लहरें जिक्र गम के, लरसते हैं अभी रुखसारे गुल पर अश्क शबनम के, हवा को रुख से अपने रेशमी जुल्फें हटाने दो, खुशी के मेहर ताबा को दमक कर मुस्कुराने दो, सुरूरे जिंदगी बरसाओ नजरों की फिजाओं में, निशाते मैं कदा भर दो मोहब्बत की हवाओं में। पर्दा गिरता है इसी के साथ। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अनीस आजमी साहब। वाह वाह। शुक्रिया। देखिए इतनी
खूबसूरत माफ कीजिएगा, ये मेरा ही है। हाँ, ये मंजूम मकाल में जो है ये लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतनी तवील मकाल में, और उसके अंदर जो चाशनी है, जो सुरूर है और जो लफ्जियात है, वो इस कदर नपे तुले हैं कि अपने आप एक मौसीकियत पैदा होती है, जैसे मौसीकी लफ्जों के साथ चल रही है। और वो जो अब दिल गम चाहता है कि थोड़ी सी मौसीकी और हो जाए। जी 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 विदुषी सुमन जरूर। देवगन, आपसे गुजारिश है कि वो एक वो है ना डैडी की गजल जो हमारी नगीने की बोली है, अच्छा ये करम हम पे तू सयाद करे है, पर नोच के अब कैद से आजाद करे है। मेरी भी और मेरी बहन शबाना की भी ये बहुत पसंदीदा गजल है। लिख लिख के मिटा दे वे ये नाम तो किसका, सच कहियो सरोश आज किसे याद करे है। सुमन जी वो सुना दीजिए, मेरी फरमाइश है। आप अनम्यूट करें अपने आप को सुमन जी। क्योंकि इस गजल का थोड़ा, जैसे उन्होंने कहा कि वो नगीने की डायलेक्ट इज डिफरेंट, तो इसको थोड़ा पहाड़ी रंग में मैंने इसको कंपोज किया। अच्छा ये करम हम पे तू सयाद करे है, अच्छा ये करम हम पे तू सयाद करे है, पर नोच के अब कैद से आजाद करे है। अच्छा ये करम हम पे तू सयाद करे है। ए बाद सबा उनसे ये कह दीजिए जाकर, ए बाद सबा ए बाद सबा उनसे कह दीजिए जाके, परदेस में एक शख्स तुझे याद करे है, परदेस में एक शख्स तुम्हें याद करे है, पर नोच के अब कैद से आजाद करे है। चुपचाप पड़ा रहे वे है, चुपचाप पड़ा रहे वे है, बीमार तुम्हारा, चुपचाप पड़ा रहे वे है, बीमार तुम्हारा, नाला ही
करे है, न वो फरियाद करे है। अच्छा ये करम हम पे तू सही याद करे है। आवे है तेरा नाम तो हंस देवे है अक्सर। आवे है तेरा नाम तो हंस देवे है अक्सर। दीवाना तेरा यूं भी तुझे याद करे है। दीवाना तेरा यूं भी तुझे याद करे है। लिख लिख के मिटा दे है तू नाम ये किसका। बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये मक्ता लिखा है। और सुमन जी मैं रोक नहीं पा रही कि हम सबने किया होगा ये। नाम ये किसका लिख लिख के मिटा देवे है ये नाम तू किसका। सच कहियो सरोशाज किसे याद करे है। सच कहियो सरोश आज किसे याद करे है। पर नोच के अब कैद से आजाद करे है। अच्छा ये करम हम पे तू सही याद करे है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बेहद शुक्रिया आपने मेरी फरमाइश। अली साहब हालांकि जी, मैं मैं ये कर रहा था कि कर रही हूँ, लेकिन रिफत साहब की शायरी बस आप तक पहुंचानी थी तो वो मैंने पहुंचा दी। शुक्रिया सुमन जी, बहुत खूबसूरत अंदाज था और ये गजल भी बहुत ही खूबसूरत थी। हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक अहम पेपर खाका जनाब असद रजा साहब को पेश करना था, लेकिन अफसोस ये कि उनकी तबीयत अचानक खलील हो गई और डॉक्टर ने उनसे यही यहाँ तक कह दिया कि आप बिल्कुल भी पेपर पढ़ेंगे नहीं, आपको जोर पड़ेगा। तो वो देहरादून में है और तबीयत नासाज है। तो मैं इस पेपर के लिए शाहनाज साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो असद रजा साहब का वो खाका जो रिफत सरोज साहब पर असद रजा साहब ने लिखा है, और वो आप सब जानते हैं कि उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के उर्दू जर्नलिज्म में बहुत बड़ा मुकाम उनका रहा है। राष्ट्रीय सहारा के वो एडिटर रहे हैं और खाके और इंशाइयों में उनका बहुत बड़ा काम है और काफ़ी सारी उनकी किताबें भी इस सिलसिले में है। तो ये खाका जो रिफत सरोज साहब ने उन्होंने लिखा है, तबीयत की इलाजत की वजह से वो यहाँ इस वक्त शामिल नहीं है। हो सकता है कि सुन रहे हों, लेकिन ये कि उनको जब डॉक्टर ने मना किया है तो शाइना साहबा की वो खाका पेश करेंगे। जी जरूर, जी जरूर। सैयद असद रजा नकवी साहब का ये खाका है, मैं पढ़ रही हूँ। कायम चांदपुरी अब्दुल रहमान बिजनौरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना हिफ्जुर रहमान, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी अहम शख्सियात देने वाला जिला बिजनौर तहसील नगीने में 2 जनवरी 1926 को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो दुनियाए शेर व अदब में 60-70 के दौर से रिफत सरोज के नाम से मशहूर हुआ। वो तकरीबन 55 किताबों के मुसन्निफ हुए और नगीने और अदब को अपनी अदबी
कोशिशों से उन्होंने बहुत मशहूर कर दिया और इस कामयाबी से कि उनका नाम आज तक जिंदा है। दोस्तों, किसी भी कामयाब शख्स के पीछे उसकी कोई ना कोई औरत का हाथ होता है। मरहूम रिफत सरोश की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का हाथ था। वो खातून थी रिफत साहब की अहलिया मरहूमा सबीहा भाभी, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते थे। उस जमाने के उर्दू अदबों और अदीबों, शायरों और तख्लीक़कारों को पुररोब सबीहा भाभी की दिलकश शख्सियत बखूबी याद होगी। सबीहा भाभी के इंतकाल के बाद रिफत साहब ने खुद को उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। उस जमाने की एक नज़्म है, मेरे हवास पे इस दर्जा छा गई हो तुम, मेरे हवास पे इस दर्जा छा गई हो तुम, अगर पढ़ूं तो तुम्हारा ही जिक्र सामने आए, अगर पढ़ूं तो तुम्हारा ही जिक्र सामने आए, अगर लिखूं तो तुम्हारा ही नाम लिखा जाए, अगर चलूं तो तुमको अपने हम कदम पाऊं, अगर मैं सोऊं तो बिस्तर में रहती हो मौजूद, तुम अपनी कब्र में शायद कभी नहीं रहती, तुम अपनी कब्र में शायद कभी नहीं रहती। कुशादा पेशानी, चश्मे के पीछे ज़हीन आंखें, मुजस्सिम चेहरा, लंबा ऊंचा कद, ये थे मरहूम रिफत सरोश। मंजूम ओपेरा की आबरू बढ़ाने वाले, भरे भरे रुखसार, शहद अफशानी करने वाली लब, पुरवकार दिलकश आवाज, चौड़ा चेहरा, सांवली रंगत और दराज कद के रिफत सरोश मरहूम जिस महफिल में पहुंच जाते थे, सबको अपने फन और शख्सियत से मुतासिर करते थे। उनकी शख्सियत की एक खूबी थी कि उन्हें ना शराब पीना था और ना सिगरेट पीना था। ये लत तो उनको लगी ही नहीं। शायद अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत वो 82 साल तक सरगर्मे अमल रहे और हादसात के बावजूद, बीमारियों के बावजूद वो अपना काम करते रहे। बड़े भी खूब ऐसे थे कि खंदा पेशानी से मुलाकात करते थे। मुखालिफ हालात में भी मरहूम अदब की खिदमत करते रहे। मेरे बड़े भाई और मामूजाद भाई मरहूम सैयद रशीद हैदर रिजवी रिफत सरोश की शायरी से बहुत मुतासिर थे। अपने लड़कपन में उन्हीं की वजह से मैंने बिजनौर की नुमाइश में मुनक्कदा एक मुशायरे में रिफत साहब को पहली बार सुना था। अलबत्ता उससे पहले भी बचपन में रेडियो पर उनकी आवाज कई बार सुन चुका था। बहरहाल रिफत सरोश ने अपनी 82 साल जिंदगी में कई नस्लों को मुतासिर किया है और एक नज़्म है उनकी, तन्हाई में। घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे में, घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे की हर एक शय पर 100 नक्शे यादों के, बीवी के तकल्लुम की सरगोशियां रक्सा हैं, अहबाब की बातों के अंदाज गजल खां हैं, बच्चों की हंसी जैसे नगमा हो सितारों का, एहसास की वादी में आलम है बहारों का, घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे में। ऐसा न हो आईना एहसास का छूट जाए तन्हाई के हाथों से, किस तरह उठाऊंगा मैं टूटी हुई किरचें भीगी हुई पलकों से, घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे में। रिफत सरोश ने अपने नाम और काम से मिसाल छोड़ी है। वो नाम और काम से फरिश्ता
सिफत थे अपनी मुस्कुराहटें, साफ गोई, दयानतदारी, दोस्त नवाजी, अदब पैरवी, मेहनत और मोहब्बत से काम करने की आदत की बदौलत ही वो फरिश्ता ही नजर आते थे। उन्होंने नारोबाजी से अपनी तख्लीकात को दूर रखा और बहुत ही कामयाब कोशिश की। वो मार्क्सिज्म से मुतासिर होने के बावजूद मजहब से के दायरे में रहे। अपनी उम्र की आखिरी दहाई में वो हज कराए थे और अक्सर मैंने उन्हें नमाज पढ़ते हुए भी देखा। इसलिए रिफत सरोश की तख्लीकात में तरक्की पसंदी और मजहबियात का एक खूबसूरत और दिलकश मिलाप है। उन्होंने कभी भी तख्लीक अदब के दौरान तवाज़ुन का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए रिफत सरोश को अदबी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। प्रोफेसर कमर रईस, अली जवाद जैदी, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, जोगिंदर पाल, डॉक्टर खलीक अंजुम, प्रोफेसर शारिब रदौलवी जैसे तख्लीककारों ने रिफत सरोश की अदबी काविशों को बारहा सराहा है। इन्हीं अदबी काविशों की बदौलत रिफत सरोश रूस, बरतानिया, ईरान और पाकिस्तान वगैरह मुल्कों में बड़े एहतराम के साथ बुलाए और सराहे गए। वो न जाने कितने एजाजात से नवाजे गए। दुनिया अदब में मरहूम रिफत सरोश का नाम जिंदा व पाइंदा रहेगा। शुक्रिया। इसके साथ ही रजी भाई, यहाँ हमारा प्रोग्राम काम पजीर होता है और अब रिफत भाई और रजी भाई इस प्रोग्राम को जो क्वेश्चन आवर्स या जो भी आपका भी है वो है जी 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 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और शाहिना साहबा। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। उस सेशन में जाने से पहले जरा सा अगले इवेंट का हम ऐलान कर दें, जैसा कि हमारा तरीका है। अगला सैटरडे हमारे लिए स्पेशल बहुत और है, यूँ कि इसमें 3 बहुत ही मशहूर इंडिया के एक्टिविस्ट, बल्कि चारों एक्टिविस्ट बड़े मशहूर हैं अपने अपने फील्ड में। तो इसमें प्रोफेसर अपूर्वानंद फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, योगेंद्र यादव को पूरा हिंदुस्तान जानता है, प्रशांत भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट के जाने पहचाने एक्टिविस्ट और सीनियर अटॉर्नी, और यंग आशीष त्रिपाठी ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये लोग करंट जो क्लाइमेट है उसके ऊपर बात करेंगे, द करंट ऑनस्लॉट एंड आवर रिजॉल्व टू रिक्लेम द आइडिया ऑफ इंडिया। तो वो गांधी जी झंडा लेके चल रहे हैं, उस पे ये बात होगी अगले हफ्ते।